Hello everyone. Today we are going to discuss about cellular respiration including glycolysis, the link reaction, the Krebs cycle and the shuttle system in detail. So let's start with glycolysis. तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोज, ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का लाइसिस होना या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है। इन केस ऑफ एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में सभी सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो उनमें ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ मेल्स जो स्पर्म होता है उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। फ्रक्टोज से फूड मिलता है सेल्स को एंड इसमें हमें देखने को मिलता है फ्रक्टोज की ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में ग्लूकोज तो एज ए फूड बनता है, लेकिन सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट उसमें देखने को मिलता है। सुक्रोज की फॉर्म में ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले इस सुक्रोज को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम जो है इस सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हमें प्लांट्स में फ्रक्टोज की ग्लाइकोलाइसिस भी देखने को मिलती है। ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो इसमें 10 स्टेप होते हैं और फ्रक्टोज की अगर ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें हमें 9 स्टेप देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज भी सेकेंड स्टेप में फ्रक्टोज में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो जिनमें फ्रक्टोज डायरेक्टली बना हुआ है तो इनमें फ्रक्टोज में ही डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस होगी और उसमें 9 स्टेप हमें फिर देखने को मिलेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ये साइटोसोल में चलती है। प्रोकैरियोट्स के केस में भी साइटोसोल में ये प्रोसेस चलती है और इन केस ऑफ यूकैरियोट भी ये साइटोसोल में चलती है। तो एयरोबिक बैक्टीरिया हो या एनारोबिक बैक्टीरिया हो, ये कॉमन पाथवे होता है दोनों के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि इसे डिस्कवर किया था एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास ने, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। सबसे पहले अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 1 ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो 2 पायरुविक एसिड बनता है। क्योंकि एक पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ये होता है। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें 1 जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड। जब ये 2 पायरुविक एसिड में बनता है तो इसमें यहाँ पर 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है और 2 NADH2 की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये NADH2 जो है वो ETS साइकिल में कन्वर्ट होता है इनटू 6 ATP, या इसमें हमें 4 ATP भी देखने को मिलते हैं जो हम शटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम डिस्कस करें कि टोटल ओवरऑल ये 6 ATP की फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो 6 ATP जो है वो इस NADH2 से बनेंगे और 2 ATP यहाँ पे बने होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 ATP नेट गेन हमें देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस में। और इन केस ऑफ एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में सेम होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है इसमें 1 ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो इस पायरुविक एसिड में 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। बट इसमें जो 2 NADH2 बने होते हैं ये ETS साइकिल में नहीं जाते हैं, तो इसमें ETS साइकिल नहीं देखने को मिलती है। तो ये NADH2 जो है वो आगे फर्दर प्रोसेसेस में ही यूज़ हो जाते हैं। तो नेट गेन जो इसमें हमें देखने को मिलता है एनएरोबिक में, दैट इज़ 2 ATP का ही इनमें गेन देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है 10 स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें ओवरऑल 10 स्टेप होते हैं जिसमें कि जो फर्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है एंड 10th स्टेप है वो इरिवर्सिबल होता है। बाकी इसके सभी स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन स्टेप नंबर 1, 3rd एंड 10th इस इरिवर्सिबल स्टेप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप हैं उसमें हमें फर्स्ट 5 स्टेप देखने को मिलते हैं प्रेपरेटरी फेज, इसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यूज़ ऑफ ATP हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट जो 5 स्टेप होते हैं उन्हें कहा जाता है पे ऑफ स्टेप या इसे एनर्जी जनरेशन स्टेप कहा जाता है, जिसमें कि जनरेशन ऑफ एटीपी देखने को मिलता है और NADH2 की वहाँ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्री प्रेपरेटरी फेज, जिसमें कि 1 ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है। इसमें टोटल 5 स्टेप में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट के यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारा है 5 स्टेप प्रोसेस। तो फर्स्ट 5 स्टेप का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम यूज़ ऑफ एटीपी करते हैं। तो इस स्टेप में हमें 2 एटीपी यहाँ पे हमारे यूज़ हो जाते हैं जब तक हम ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं। देन उसके बाद ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद के जो 5 स्टेप हैं उसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड, और यहाँ पे हमें 2 पायरुविक एसिड बनते हुए मिलते हैं, जिनके बनाने से 4 ATP टोटल ओवरऑल 4 ATP बनते हैं एंड 2 NADH2 की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये 2 स्टार्टिंग में हमारे 2 ATP यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ से हमारे 2 ATP जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। अगर हम ओवरऑल जनरेशन की बात करें या नेट गेन की बात करें तो हमारे पास जो 1 ग्लूकोज है इससे हमने फाइनली 2 पायरुविक एसिड बनाया, जिसके टोटल हमारे पास 2 ATP ही बनेंगे एंड 2 NADH2 ही इसमें हमारे पास नेट गेन हमें देखने को मिलता है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के फर्स्ट प्रेपरेटरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट स्टेप जो होते हैं वो प्रेपरेटरी स्टेप होते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब है कि ग्लूकोज की जो 6 पोजीशन है उस पर फॉस्फेट अटैच्ड है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज के कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन ये कंपाउंड है C6H12O6, और इसकी जो 6 कार्बन होती है जिसपे कि अटैच्ड है CH2OH। ये CH2OH जो है यहाँ से हमें फॉस्फेट की अटैचमेंट देखने को मिले तो वो फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है, जिसमें कि यहाँ से H रिप्लेस होके फॉस्फेट जो है अटैच्ड हो जाता है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। और यहाँ पे जो हमें एंजाइम देखने को मिलता है दैट इज हेक्सोकाइनेज, और हेक्सोकाइनेज के लिए एक्टिवेटर होते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव। जहाँ कहीं पे भी हमें काइनेज देखने को मिले इसका मतलब है कि वहाँ ATP का यूज़ हुआ है, और अगर हमें कहीं डिहाइड्रोजिनेज या देखने को मिले तो या तो वहाँ पे NADH या FADH यूज़ हुआ है, या फिर वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ होता है एंड ATP जो है एक ATP का यूज़ होता है इंटू ADP प्लस PI। तो ये फॉस्फेट जो है फिर ग्लूकोज के 6 कार्बन पे अटैच्ड होकर ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है। बट इन केस ऑफ हिपेटोसाइट्स जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं या बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होते हैं, उनमें यहाँ पे एंजाइम हेक्सोकाइनेज नहीं होता है, उनमें यूज़ किया जाता है ग्लूकोकाइनेज जो है वो यूज़ किया जाता है। ग्लूकोकाइनेज 4 और D में ग्लूकोकाइनेज जो है वो यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये सेम फॉर्मूला होता है बट ये आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और जो सेकंड स्ट्रक्चर है इस तरह से हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट में कार्बन होता है एंड देन जो 6 कार्बन होता है उस पर फॉस्फेट अगर अटैच्ड है तो उसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहा जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है जो इसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो एंजाइम दैट इज हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से ये फॉर्मेशन होती है। देन जो ये थर्ड स्टेप है, अभी तक जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप देखे वो रिवर्सिबल स्टेप हैं, लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो इस तरह से इसमें हम एरो लगाते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप है ये। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 पे हमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच्ड होते हैं इस फ्रक्टोज पे। तो फ्रक्टोज के फर्स्ट और 6, तो
6 कार्बन पे भी और फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट जब अटैच्ड हो जाता है तो उसे कहा जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इसे बनाने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, और काइनेज यहाँ लग जाता है, इसका मतलब यहाँ एटीपी का यूज हुआ है। तो एटीपी इंटू एडीपी प्लस पीआई, तो ये फॉस्फेट जो है फिर इसको यहाँ से मिला, तो यहाँ के फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है। इस तरह से ये थर्ड स्टेप हुआ। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो रिवर्सिबल होता है, तो इसमें हम रिवर्सिबल एरो लगाते हैं और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट है ये बनते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। नेक्स्ट इसमें हमें फिफ्थ स्टेप देखने को मिलता है। ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फर्दर जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये दोनों जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम होता है तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये प्रेपरेटरी स्टेज के फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं पे ऑफ स्टेप। पे ऑफ फेज में फर्स्ट हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारे पास बना है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है वो भी फर्दर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सकता है, तो इसलिए हम 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से इसको आगे डिस्कस करेंगे। 2 हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं और इसके हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसे 1,3 बिस पीजीए कहा जाता है, तो इसके भी 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे और इसे बनाने के लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये होता है। और डीहाइड्रोजिनेज अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 NADP जो है वो कन्वर्ट होते हैं और 2 NADH2 की फॉर्मेशन यहाँ होती है। इस तरह से NADH2 2 NADH2 बनते हैं इस स्टेप में। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए जो इनहिबिटर होता है वो इनहिबिटर है दैट इज आइडोसिटेट। आइडोसिटेट इज द इनहिबिटर फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये जो स्टेप होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है इसको मिलते हैं, तब जाके ये NAD जो है वो NADH2 की फॉर्मेशन करता है। तो H पॉजिटिव या प्रोटोन इसको मिलते हैं। ये इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है, HPO3 जो है वो अटैच्ड होता है यहाँ पर और ये ब्रेक होता है इनटू फॉस्फेट एंड H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन इस NAD को मिल जाते हैं और जो फॉस्फेट है वो इस तरह से इस बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फिर बनता है। देन नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7। ये हमारे पास 6 स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 7 स्टेप। 7 स्टेप जो होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 पीजीए में ये कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 2 ADP से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ATP बनते हैं उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे 3 PGA कहा जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू 2 PGA। ये दोनों सेम ही है, बस पोजीशन का चेंज है। तो आइसोमेरिक फॉर्म ये होती है, इसलिए यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम जो है लगता है दैट इज म्यूटेज। तो म्यूटेज एक आइसोमेरेज एंजाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 PGA से 2 PEP की फॉर्मेशन होती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है बाय द एंजाइम एनोलेज। ये 9th स्टेप है और एनोलेज के लिए जो इनहिबिटर होता है दैट इज फ्लोराइड। Fluoride is the inhibitor for enolase enzyme. This PEP is converted into pyruvic acid और pyruvic acid जो बनता है by the help of enzyme pyruvate kinase। और K पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं इस पायरुवेट काइनेज को और यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ATP जहाँ भी बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उसे कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ATP जो है वो एनर्जी इससे मिलती है।
तो इस तरह से क्योंकि फर्स्ट में हमने 2 ग्लिसरेल्डिहाइड लिए हैं तो यहाँ पे फाइनली भी हमारे पास प्रोडक्ट जो बनते हैं वो 2 पायरुविक एसिड ही बनते हैं। इस तरह से हमें ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम समरी की बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और इसके फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। आइसोमेरेज एंजाइम जहां हमें रिक्वायर्ड होता है वो 3 स्टेप है। हेक्सो आइसोमेरेज सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वहाँ हेक्सोज आइसोमेरेज रिक्वायर्ड होता है, एंड 5th स्टेप में भी ट्रायोज आइसोमेरेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड 8th स्टेप में म्यूटेज जो होता है वो भी एक आइसोमेरेज एंजाइम है। तो आइसोमेरेज एंजाइम जो है इन 3 जगह हमें रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेज एंजाइम की। काइनेज एंजाइम जो है वो 4 स्टेप में रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप में रिक्वायर्ड होता है, एंड फॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज जो है वो 7th स्टेप में रिक्वायर्ड होता है, एंड पायरुवेट काइनेज में ये 10th स्टेप में रिक्वायर्ड होता है। और काइनेज जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ ATP की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP का यूज़ होता है, एंड 7th एंड 10th स्टेप में ATP की फॉर्मेशन होती है। नेट गेन की अगर हम बात करें तो नेट गेन हमें 2 ATP बनते हैं एंड 2 NADH2 की फॉर्मेशन होती है, और ये 2 NADH2 भी जो है वो हमें फर्दर जो है ATP देंगे, दैट इज 6 ATP इनसे मिलते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 ATP की फॉर्मेशन होती है, और हमारे पास जो ATP बनते हैं 2 स्टेप में ATP की फॉर्मेशन होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो डायरेक्ट ATP बनते हैं, ये डायरेक्ट ATP हमें जो देखने को मिलते हैं वो स्टेप नंबर 7 एंड 10th स्टेप में डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से 1 ग्लूकोज जो है वो कन्वर्टेड होता है 2 पायरुविक एसिड में, और ये प्रोसेस जो है वो साइटोसोल में चलती है। इसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, जिसमें ओवरऑल 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 की फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद ये पायरुविक एसिड का फेट हमें देखने को मिलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, जिसमें कि फर्स्ट लिंक रिएक्शन देखने को मिलती है, देन क्रैब साइकिल देखने को मिलती है। और लिंक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 एसिटाइल को एंजाइम में वो कन्वर्ट होता है, जिसमें कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं एंड 2 NADH2 जो है वो बनते हैं। क्रैब साइकिल होती है वो इस 2 एसिटाइल को एंजाइम को कन्वर्ट करती है, और इसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 6 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, एंड 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। और देन अगर ये पायरुविक एसिड जो है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको देखें तो इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, और ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है साइटोसोल में चलती है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें हमें देखने को मिलती है सेकंड, दैट इज लिंक रिएक्शन, जिसे गेटवे पाथवे कहा जाता है, या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसे कहा जाता है। तो अभी तक हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ये साइटोसोल में ये प्रोसेस चलती है। देन इसके बाद ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। मान लो ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड देन ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। बीच में हमें जो मैट्रिक्स देखने को मिलता है वहाँ ये 2 पायरुविक एसिड जो है वो एंटर करता है, और 2 पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है 2 एसिटाइल को एंजाइम ए में बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो को एंजाइम होते हैं दैट इज TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट जो कि विटामिन B1 से मिलता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव जो विटामिन 3 से मिलता है, विटामिन B3 से मिलता है, एंड को एंजाइम A जो विटामिन B5 से मिलता है, एंड लाइपोइक एसिड। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये देखने को मिलता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में, हेल्प करता है इसे कन्वर्ट करने के लिए इनटू 2 एसिटाइल को एंजाइम में। जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और जो NAD है 2 NAD जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू NADH2 में। तो इस तरह से
एसिटाइल को एंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो हेंस क्रैब इसे कहा जाता है। टीसीए साइकिल भी इसे कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टीसीए को कहा जाता है एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये सभी नाम हैं क्रेब्स साइकिल के ही। क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था हेंस क्रैब ने। और अगर हम हेंस क्रैब की बात करें तो उन्होंने यूरिया साइकिल भी दी, जिसे क्रैब हेंसलिट साइकिल कहा जाता है या ऑर्निथीन साइकिल इसे कहा जाता है। लीवर में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये साइकिल भी दी है हेंस क्रैब ने ही। अब हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की। तो क्रैब साइकिल को एम्फोबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। एम्फोबोलिक का मतलब है क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है, चीजों का बनना देखने को मिलता है, एंड एनाबॉलिज्म, चीजों का टूटना भी देखने को मिलता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म देखने को मिलता है, इसलिए क्रैब साइकिल को एम्फिबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो उनमें साइटोसोल में ही चलती है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलती है। तो अब हम क्रैब साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रैब साइकिल की अगर हम बात करें तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो मिलके 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से साथ मिलकर इस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए इसे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पर ये जो को एंजाइम ए है ये यहाँ से निकल जाता है। देन इसके बाद वाटर जो है इसमें एंटर करता है। सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस अकोनिटेज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम अकोनिटेज, और वाटर जो है यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। एकोनिटेज एंजाइम के लिए जो इनहिबिटर होते हैं दैट इज फ्लूरोएसीटेट जो है इसके लिए इनहिबिटर होते हैं। अगर ये इनहिबिटर यहाँ पे आ जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस अकोनिटेज इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम अकोनिटेज की हेल्प से ही ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, और यहाँ वाटर जो है फिर ऐड हो जाता है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है कन्वर्ट होता है 5 कार्बन कंपाउंड में। 1 कार्बन का यहाँ पे लॉस होता है, इसका मतलब है अगले स्टेप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, और इसे कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होता है। देन इस अल्फा कीटोगिल्टारिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, और सक्सिनाइल को एंजाइम में इसको कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोगुल्टारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इसे कन्वर्ट करता है। तो डिहाइड्रोजिनेज है तो इसका मतलब यहाँ NAD से NADH2 की फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ है क्योंकि सक्सिनाइल को एंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इस तरह से क्योंकि ग्लूकोज में हमारे पास टोटल 6 कार्बन होते हैं जिसमें कि हमें टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने होते हैं। फर्स्ट जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होता है। देन इसके बाद जो लिंक रिएक्शन होती है उसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ लूज हो गई होती हैं। देन इसके बाद ये जो साइकिल होती है क्रैब साइकिल होती है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस स्टेप में रिलीज होती है एंड दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेप में रिलीज होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुए। क्योंकि ये स्टेप जो है हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम 2 होते हैं तो ये स्टेप भी ये प्रोसेस भी हमारी 2 बार चलती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ओवरऑल 4 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गए हैं। अगर 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हुए हैं और 2 लिंक रिएक्शन में हुए हैं तो टोटल हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव करने हैं या ग्लूकोज को तोड़कर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने हैं वो हमारे पास अभी तक हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम ए
दैट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, इसे कन्वर्ट करता है थायोकाइनेज और यहाँ पर जीडीपी से जीटीपी की फॉर्मेशन होती है और ये जीटीपी फर्दर जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन यहीं पर कर देती है जिसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। देन सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहाँ से इसका यूज़ किया जाता है। एंड FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, तो यहाँ पे FADH2 की भी फॉर्मेशन होती है। अगर हम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात करें तो उसके लिए इनहिबिटर होता है मेलोनेट एंजाइम जो है इसके लिए इनहिबिटर होता है। देन दिस फ्यूमेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड और मैलिक एसिड में इसको जो कन्वर्ट करता है फ्यूमेरेज एंजाइम करता है और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। देन मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है बाय मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और यहाँ पे भी हमें NADH2 की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये क्रैब साइकिल चलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं समरी ऑफ क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल की समरी में जो 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप में हमें डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलती है। कार्बन जो है वो रिलीज होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड में एंड अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है इन 2 स्टेप में। नेक्स्ट 3 स्टेप होते हैं जहाँ हाइड्रेशन देखने को मिलती है, जहाँ वाटर का यूज़ किया जाता है उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। एंड 3 स्टेप होते हैं जहाँ फॉर्मेशन ऑफ NADH2 होता है। एंड एक स्टेप है जिसमें FADH2 की फॉर्मेशन होती है और एक स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। तो एक एसिटाइल को एंजाइम A को जब हमने कन्वर्ट किया तो उसमें 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP की फॉर्मेशन हुई, जिससे कि एक NADH2 से 3 ATP तो 3 NADH2 से 9 ATP और एक FADH2 से 2 ATP और एक FADH2 से तो हमें 2 ATP यहाँ मिलते हैं और 1 ATP डायरेक्ट मिलता है, तो ओवरऑल 12 ATP की फॉर्मेशन होती है क्रैब साइकिल में। नेक्स्ट अगर हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के बाद उनमें हमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 1 ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसमें यहाँ पे बनते हैं 2 ATP और 2 NADH2 यहाँ पे बनते हैं। देन ये पायरुविक एसिड जो है वो एंटर करता है इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है या हम इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है मसल्स में, हार्ट में और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होती है। इसमें जो पायरुविक एसिड होता है, जो 2 पायरुविक एसिड बने हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू लैक्टिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये होती है। और यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बने होते हैं उन 2 NADH2 का ये यूज़ कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 NAD पॉजिटिव प्लस 2 H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बनते हैं। और इस प्रोसेस में नेट गेन सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का हुआ है जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, वही नेट गेन जो है इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होती है उसमें 2 पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होती हैं सबसे पहले 2 एसिटाल्डिहाइड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होती है और ये 2 एसिटाल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे भी 2 NADH2 जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं और NAD पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इस प्रोसेस में भी जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है NADH2 वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो नेट गेन अगर हम इसमें बात करें तो इस प्रोसेस में भी नेट गेन जो है 2 ATP का ही होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों में ही 2 ATP का जो है वो नेट गेन होता है। तो इस तरह से एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शटल सिस्टम और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एनर्जी फ्रॉम 1 ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन से वो 2 तरह की मिलती है। डायरेक्ट एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP मिलते हैं, इसमें टोटल 4 ATP मिलते हैं। 2 ATP जो है वो
हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जो डायरेक्ट एटीपी हमें अगर एनर्जी की फॉर्म में मिलते हैं तो उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में मिलते हैं एंड 2 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। इस तरह से 4 एटीपी जो डायरेक्ट एनर्जी हमें देते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है वो इन दी फॉर्म ऑफ NADH2 और FADH2 की फॉर्म में मिलती है। टोटल हमें 10 NADH2 मिलते हैं, जिनमें से 2 NADH2 जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोसोल में बनते हैं और 8 NADH2 जो हैं वो बनते हैं लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल में। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनेंगे और क्रेब्स साइकिल में बनते हैं 6 NADH2। तो ये टोटल जो है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में बनते हैं 8 NADH2। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में 8 NADH2 एंड साइटोसोल जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं दैट इज 2 NADH2। और FADH2 की बात करें तो 2 FADH2 बनते हैं TCA साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, उसमें बनते हैं। अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट एनर्जी जो हमें मिली है NADH2 से, उससे हम किस तरह से ATP की फॉर्मेशन करते हैं, और उसे करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं शटल सिस्टम। ये शटल सिस्टम इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो एनर्जी ATP की फॉर्म में चेंज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के जो NADH2 और FADH2 हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं इस ATP फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस में साइटोसोल में बने हुए हैं, हमें पहले उन्हें भी ट्रांसफर करना पड़ता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। उसे ट्रांसफर करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं शटल सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम ओवरव्यू देखें तो 1 ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, जिससे कि 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। इस ATP से डायरेक्ट एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर 2 NADH2 भी बनते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोसोल में बन रही है। साइटोसोल में ये प्रोसेस होती है तो वहाँ पे 2 NADH2 जो है साइटोसोल में बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंटर करता है और वहाँ पर इसमें देखने को मिलती है लिंक रिएक्शन, जिसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद TCA साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, वो चलती है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर बनती हैं और यहाँ पर जो फाइनल हमें देखने को मिलता है 8 NADH2 यहाँ बनते हैं और 2 FADH2 की फॉर्मेशन यहाँ होती है। अब फर्दर ये जो NADH2 और FADH2 हैं, इनडायरेक्ट एनर्जी इनसे हमें मिलती है, तो ये एंटर करते हैं ETS साइकिल। और ये ETS साइकिल जो चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये ETS साइकिल चलती है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है F0 और F1 पार्टिकल, ये ATP सिंथेटेज को कहा जाता है, जिसमें फाइनल ATP की फॉर्मेशन फिर होती है। तो ये NADH2 FADH2 मैट्रिक्स में होते हैं, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फिर ये एंटर करते हैं और इनसे एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। लेकिन साइटोसोल में भी NADH2 जो है वो फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। अब इस NADH2 को भी हमें ट्रांसफर करना होता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ताकि इससे भी एनर्जी बनाई जा सके, और इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं शटल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं शटल सिस्टम की। तो शटल सिस्टम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में शटल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं या अब्सेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो क्रेब साइकिल है या लिंक रिएक्शन है वो साइटोसोल में ही चलती हैं और साइटोसोल में ही फॉर्मेशन ऑफ NADH2 और FADH2 का होता है। और अगर हम बात करें ETS साइकिल प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में जो ETS साइकिल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है मेसोसोम, उसी में हमें देखने को मिलती है। और ये जो NADH2 और FADH2 जो बने होते हैं साइटोसोल में ही बने होते हैं, तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो जाते हैं ETS साइकिल में, इसलिए वहाँ पे शटल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट जो है या ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शटल सिस्टम हमें सिर्फ देखने को मिलता है यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो शटल सिस्टम 2 तरह का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। कॉमन होता है ये प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में ये देखने को मिलता है। सेकंड जो शटल सिस्टम होता है दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट होता है और एनिमल के भी स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। एनिमल में ये प्रेजेंट होता है हार्ट, लीवर एंड किडनी में, और प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। और इस शटल सिस्टम में एक ग्लूकोज से टोटल जो है वो 38 ATP की फॉर्मेशन होती है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो NADH2 जो है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। एक NADH2 से 3 एनर्जी मिलती है और 2 NADH2 से 6 ATP की फॉर्मेशन होनी होती है। जब ये 2 NADH2 जो है वो साइटोसोल में होता है, जब ये शटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो ये
2 NADH2 को ही मैट्रिक्स के अंदर भेजता है और मैट्रिक्स में अगर 2 NADH2 बने पहुंचे हैं टोटल 6 ATP की फॉर्मेशन होगी और टोटल अगर 6 ATP की फॉर्मेशन अगर ये करेगा तो फाइनली 38 ATP जो है वो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। सेकेंड जो हमारे पास शटल सिस्टम है दैट इज ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल के भी स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें एक ग्लूकोज से हमें 36 ATP जो है वो फाइनली फॉर्म्ड होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो 2 NADH2 साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना है उससे तो 6 ATP बनने होते हैं, लेकिन ये 2 NADH2 जब शटल सिस्टम ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट से एंटर करता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो वहां पे ये 2 NADH2 की जगह 2 FADH2 की फॉर्मेशन करता है और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं तो 2 FADH2 से यहाँ पर 4 ATP की फॉर्मेशन होती है और अगर 4 ATP इनसे बने हैं तो ओवरऑल जो टोटल ATP की फॉर्मेशन होती है दैट इज 36 ATP की फॉर्मेशन होती है इस अगर ये शटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब वन बाय वन हम इन शटल सिस्टम को पढ़ते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। इसमें जब 1 ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ है 2 पायरुविक एसिड में तो इससे 2 ATP तो मिले हैं और साथ में 2 NADH2 की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट साइटोसोल में ये प्रोसेस होती है तो साइटोसोल में 2 एस्पार्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं 2 ऑक्सैलिक एसिड में और यहाँ पे अमोनियम आयन जो है रिलीज करते हैं, डीएमिनेशन की प्रोसेस यहाँ होती है। देन ये ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है 2 मैलिक एसिड में तो यहाँ पर ये जब 2 मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 2 NADH2 का यूज करके इसकी ऑक्सीडेशन से 2 NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है जिससे कि 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये मैलिक एसिड जो यहाँ बनता है ये इजीली जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करता है क्योंकि जो मैलिक एसिड है वो हमने C4 प्लांट जो फोटोसिंथेसिस देखी थी डार्क रिएक्शन C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है उसमें भी मेसोफिल सेल और बंडलशील सेल्स होते हैं। तो मेसोफिल सेल से बंडलशील सेल्स में जब ट्रांसमिशन होता है तो ये मैलिक एसिड जो है वो ईजिली ट्रांसफर हो जाता है मेसोफिल सेल से बंडलशील सेल में। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर भी जो मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम होता है यहाँ पर भी मैलिक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो मैलिक एसिड जो है वो इजीली मेम्ब्रेन को पास करता है। तो इस तरह से इसके बीच में हमें ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो मैलिक आयंस को एंटर करवाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब मैलिक एंटर करता है मैलिक एसिड तो ये फर्दर फिर कन्वर्ट होता है 2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में और ये 2 NAD पॉजिटिव को फर्दर कन्वर्ट कर देता है 2 NADH2 में। इस तरह से ये कन्वर्ट कर देता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 2 NADH2 जो है वो एंटर कर जाते हैं। देन फर्दर ये 2 ऑक्सैलिक एसिड जो है वो एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एंटर हो जाते हैं अमोनियम आयन इसमें ऐड हो जाते हैं और एस्पार्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से यहाँ पर भी एक शटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज एस्पार्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एस्पार्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इस एस्पार्टिक एसिड को फर्दर जो है वो साइटोसोल में ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इस शटल सिस्टम को कहा जाता है मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम क्योंकि ये मैलिक आयन को भी एंटर करवाता है और एस्पर्टेट आयन को भी इससे बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस तरह से 2 NADH2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं फिर फर्दर इसमें ETS साइकिल में ये एंटर करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास शटल सिस्टम है दैट इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है ये देखने को मिलता है एनिमल सेल की स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। तो 1 ग्लूकोज जब कन्वर्ट हुआ है 2 पायरुविक एसिड में तो इसमें 2 ATP की फॉर्मेशन हुई है एंड 2 NADH2 की फॉर्मेशन हुई है। तो जो DHAP कॉम्प्लेक्स होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटेट फॉस्फेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है 2 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और इसे कन्वर्ट करने के लिए 2 NADH2 का यूज होता है। उसकी ऑक्सीडेशन होती है 2 NAD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है और इस तरह से ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है इसके लिए परमिएबल होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो इसको एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से 2 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है 2 DHAP में
और इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो आयन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक्सेप्ट करता है FAD, और FAD फिर फर्दर कन्वर्ट होता है 2FADH2 में। तो इस तरह से NADH2 से FADH2 जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है और फर्दर ETS साइकिल में ये इन्वॉल्व होता है और इससे ATP की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे 2NADH2 जो है वो साइटोसोल में था और फाइनली जो मैट्रिक्स के अंदर बनता है दैट इज 2FADH2। तो इस तरह से यहाँ पे 4 ATP ही फाइनली हमें मिलते हैं और ओवरऑल 36 ATP की फॉर्मेशन होती है अगर G3P सर्टेज सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हुआ हो। एनिमल सेल्स के केस में ये इस तरह से डिफरेंस आता है ATP का। और इन केस अगर प्रोकैरियोटिक बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो रेस्पिरेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, तो उसमें 1 ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें 2 ATP जो बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। ATP तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है और जो 2 NADH2 बनते हैं ये साइटोसोल में प्रोसेस होती है। और 2 पायरुविक एसिड जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें भी 2 NADH2 बनते हैं जिसे लिंक रिएक्शन कहा जाता है। ये भी प्रोसेस साइटोसोल में होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जब क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि 6 NADH2 एंड 2 FADH2 की फॉर्मेशन होती है और 2 ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेसेस जो है वो साइटोसोल में चलती हैं। और आगे अगर हम बात करें ETS साइकिल या ETC साइकिल की, तो ये हमें देखने को मिलती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है उसे हम कहते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम में ये ETS साइकिल चलती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो साइटोसोल से इन इलेक्ट्रॉन को लेना इजीली होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ ETS साइकिल जो है इस मीजोसोम्स में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर 10 NADH2 एंड 2 FADH2 जो हैं वो डायरेक्टली फिर ATP की फॉर्मेशन इस ETS साइकिल में करते हैं। तो इनमें यहाँ पे शटल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। हमें यहाँ पे 10 NADH2 से 30 ATP मिलेंगे एंड 2 FADH2 से 4 ATP मिलेंगे और डायरेक्ट इसमें 4 ATP हमें मिलते हैं। तो ओवरऑल ऑलवेज इसमें 38 ATP ही मिलते हैं। नेट गेन हमें 38 ATP का होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन और इसमें कोई शटल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेसेस चलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। इन टूडेज वीडियो वी एक्सप्लोर्ड ग्लाइकोलाइसिस, द लिंक रिएक्शन, द क्रैब साइकिल and the shuttle system in detail. If you found this content informative, kindly like, share and subscribe to the channel for more education videos. Thank you for watching.